सीमा ने अपनी सीट की तरफ बढ़ते एक आखिरी नज़र सीट पर बैठे मिन्हाज को देखा और फिर अपनी सीट पर बैठ गई। इसके होंठ ज़रूरत से ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। पूरा लेक्चर वो अपनी दुनिया में गुम रही। होंठों की मुस्कुराहट और गालों की लाली किसी भी सूरत कम नहीं हो रही थी। वो तो इस बात से भी अनजान थी कि वो मुसलसल किसी की जलती निगाहों की जद में थी। आज इसे हर हाल में मोमिन का जवाब चाहिए था। वो ऐसी नहीं थी, किसी के भी आगे बिछ जाने वाली औरतों में से नहीं थी। मगर मोमिन कोई तो नहीं था, वो तो इसकी मोहब्बत था। और फिर मोहब्बत में कैसी अना, कैसी खुददारी, मोहब्बत के आगे खुद को झुकाने में कैसी शर्म। सर, मोमिन को अपने ऑफिस की तरफ जाते देखकर वो बोली। यस। मोमिन ने पीछे मुड़कर इसे देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। सीमा ने फौरन सलाम किया। मोमिन ने आज भी सर हिलाया मगर जवाब नहीं दिया। बात करनी है आपसे, वो मोमिन की नजरों में देखते बोली। वो लड़की जिसने कभी सर उठाए अपने बाप से बात नहीं की थी, आज वो एक नामहरम से आंखें मिलाए बात कर रही थी। मोमिन की नजरों में इसकी अहमियत कम होती जा रही थी। ऑफिस में चलो। मोमिन की बात पर वो इसके पीछे चल दी। मोमिन को वो वक्त याद आया जब पहली बार वो इसके ऑफिस में आने से कतरा रही थी और अब कितने एतमाद से इसके ऑफिस की जानिब चल दी। तो कहो, क्या कहना है तुम्हें? मोमिन ने फाइल्स टेबल पर रखे पूछा। कहने नहीं, पूछने आई हूँ, जवाब मांगने आई हूँ अपने इस इजहार का जो कल किया था आपसे। उंगलियां चटखाते वो बोली। अगर ये बात करनी है तो बाद में करेंगे। मोमिन ने इसे टाला। भला वो सीमा के इजहार का क्या जवाब देता? इसे सीमा से कौन सा मोहब्बत थी? तलब थी तो बस इसके जिस्म में गर्दिश करते इस मीठे खून की। ये बात आज होगी और अभी होगी, वरना नहीं होगी। और अगर आज बात ना हुई तो मैं आगे की गारंटी नहीं ले सकती। मुझे जवाब चाहिए क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी का सोच रहे हैं और मैं आपके अलावा अब किसी को नहीं सोच सकती और मैं अपना रिश्ता भी तोड़ने वाली हूँ। सीमा की इस लंबी चौड़ी तमहीद में मोमिन को सिर्फ इतना समझ आया कि एक बार सीमा की शादी हो गई तो फिर वो इसके किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार पूरे चांद के दिन इसे एक कंवारी लड़की की बलि देनी थी शैतान की राह में। और पूरा चांद होने में भी 13 दिन बाकी थे और मोमिन को जो कुछ भी करना था वो इन 13 दिनों में ही करना था। सीमा अपनी बात पूरी करके वहां से चलने को तैयार थी जब मोमिन ने सरत से इसका हाथ पकड़ा। सीमा ने जरा भी कोशिश नहीं की अपना हाथ छुड़वाने की, बल्कि वो तो हैरत से मोमिन को देखने लगी। ते कन्वर्तेस एन उन ब्लांको फसिल परामी, तुम मेरे लिए एक आसान हदफ साबित हुई। अपनी सहर अंगेज आवाज का जादू चलाते वो सीमा पर जादू चला चुका था। सीमा को इसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि तुम अब से मेरी हो और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हें चुन लिया गया है नूर, मोमिन के लिए। मोमिन हल्के मगर मजबूत लहजे में बोलता सीमा के दिल की धड़कनों को तेज कर गया था। अब जाओ और क्लास लो। मोमिन की इजाजत मिलते ही जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लिए वो तेजी से बाहर की जानिब लपकी। और सुनो, सीमा के कदम थमे इसकी आवाज पर। मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना। मोमिन शातिराना मुस्कान लिए बोला, जबकि सीमा शर्मीली मुस्कान सजाए वहां से भाग निकली। मगर 2 आंखें थी जिन्होंने कमाल जब्त से ये सारा मंजर देखा था। आहिल कानों में हैंड फ्री लगाए स्टाफ रूम की बैग की तरफ चक्कर लगा रहा था। इसका अंदाज ऐसा था कि गोया खुद को पुरसुकून करने की कोशिश में हो। यूं ही चहलकदमी करते इसकी नजरें मोमिन के ऑफिस की जानिब गईं, मगर वहां सीमा को देखकर इसे हैरत हुई। मोमिन के ऑफिस की खिड़की बैग की तरफ खुलती थी। इसने हैंड फ्री उतारी और कदम उठाता वो इस खिड़की के साथ जा खड़ा हुआ, मगर अंदर से आती आवाजें इसके असाब को सुन कर चुकी थीं। कुछ पल के लिए आहिल अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। घटिया औरत, ये पहला लफ्ज था सीमा के लिए। मर्द को ऐसी औरत से हमेशा से हार रहती है। वो नफरत करता है ऐसी औरत से जो बिना किसी रिश्ते के इसके आगे बिछ जाने को तैयार हो जाए। जो औरत इसके आगे बिछ सकती है तो वो किसी और के भी आगे बिछ सकती है। यही सोच हर वक्त एक मर्द के जहन में रहती है। मर्द के लिए ऐसी औरत एक तवाइफ से कम की हैसियत नहीं रखती। और सीमा तो मोहब्बत में अंधी खुद को किस हद तक और किस किस की नजरों में गिरा चुकी थी, इसे अंदाजा ही नहीं हुआ। आहिल जब के कड़े मराहिल तय करता क्लास में दाखिल हुआ तो नजरें सबसे पहले सीमा पर जा रुकी, जो अपनी ही दुनिया में गुम थी। इसके होंठों की मुस्कुराहट और चेहरे की लाली आहिल को जहर लग रही थी। नफरत हो रही थी इसे इस वजूद से। सीमा का वजूद आहिल को वहशत में मुब्तला कर रहा था। आहिल को हमेशा से सीमा का इससे डरना, घबराना अट्रैक्ट करता था, इसीलिए वो इसे और डराता। मगर डर के इस खेल में इसे सीमा से मोहब्बत होने लगी। मगर जिस दिन इसे सीमा के रिश्ते का पता चला तो इसने मोहब्बत की तरफ अपने बढ़ते कदम वहीं रोक लिए थे। मगर सीमा को यूं किसी और के सामने झुकते, भीख मांगते देखा तो इसे शिद्दत से अपने आप से नफरत हुई। इसे एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई थी जो किसी के भी आगे झुक जाने को तैयार थी। आहिल को आज सबसे ज्यादा खुद से नफरत महसूस हो रही थी।
बहुत खुश लग रही हो आजकल, क्या बात है, जरा मुझे भी तो पता चले। सीमा की ख्वाबों की दुनिया आहिल के तंजिया जुमले पर टूटी थी। इसने आहिल को देखा जो तंजिया नजरों से इसे देख रहा था, और फिर क्लास को जो पूरी खाली थी। सीमा ने कोई भी जवाब नहीं दिया और बैग पैक करती वो उठी और दरवाजे की जानिब कदम उठाए ही थे कि आहिल ने एक ही जिस्म में इसका हाथ पकड़ लिया था। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मेरा हाथ, सीमा चीखी। ओहो, इतना गुस्सा। दोनों हाथ हवा में उठाए आहिल बोला, मैंने पहले भी कहा था और दोबारा कह रही हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाना। सीमा उंगली उठाते इसे वार्न करते बोली, वजह जान सकता हूँ? आहिल ने अब एक कदम इसकी जानिब लिए पूछा। यही वजह काफी है कि तुम मेरे लिए नामहरम हो, सीमा ठोस लहजे में बोली। ऐसा है क्या? तो क्या वो मोमिन तुम्हारा भाई है, बाप है या शोहर है जो इसके हाथों में हाथ दिए खड़ी थी तुम? तो मस्खराना लहजे में आहिल बोला तो सीमा के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। तुम? वो कुछ नहीं बोल पाई थी। तुम तो बहुत घटिया निकली सीमाब नूर। मुझे महरम नामहरम का फर्क बताने वाली खुद एक नामहरम की बाहों में जाने को तड़प रही है। डूब मरो। तुमने तो अपने घर वालों की इज्जत और अपने हाथ में पहनी इस अंगूठी का भी पास न रखा। इसकी जात की धज्जियां उड़ाते वो बोला, नहीं है वो नामहरम मेरा, सुना तुमने? मोहब्बत है वो मेरी, और मोहब्बत महरम होती है। सीमा अब भी सख्त लहजे में बोली। आहिल ने अफसोस से इसे देखा जो इस वक्त एक खुदगर्ज लड़की से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। अच्छा, तो इससे मोहब्बत है तुम्हें? मोहब्बत करना इतना ही आसान है तो मुझसे कर लो, आहिल बोला तो सीमा की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बकवास है ये? सीमा चिल्लाई। बकवास ये नहीं है, बकवास वो है जो तुम कर रही हो। एक बात याद रखना सीमाब नूर, मोहब्बत महरम नहीं होती, बल्कि मोहब्बत इससे करो जो महरम हो। बताओ क्या महरम है वो तुम्हारा? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, जरा ख्याल नहीं आया अपनी नस्वानियत का, जिसे खुद अपने हाथों से रोन डाला तुमने? तोहफा है तुम पर। बताओ ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हें इस जैसे शख्स से मोहब्बत हो गई? खुद को संभाल लो इससे पहले कि तुम इतनी जोर से गिरो कि उठ ना पाओ। जानना चाहते हो ना कि ऐसा क्या है इसमें जो मुझे इससे मोहब्बत हो गई? तो सुनो, वो शख्स सबके सामने मुझे जलील नहीं करता, डिग्रेड नहीं करता, इज्जत करता भी है और करवाता भी है। वो मुझे तहफ्फुज का एहसास दिलाता है, मुझे दुनिया के साथ कैसे चलना है ये सिखाता है वो। तो ऐसे शख्स से मोहब्बत क्यों ना हो मुझे? सीमा की बात पर आहिल ने अफसोस से सर नफी में हिलाया। तुम कहते हो ना कि तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं कर लेती? तो सुनो, मुझे नफरत है तुमसे, घिन आती है जब करीब आते हो तुम। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी इन काली आंखों से है, वहशत होती है मुझे इनसे। और तुम जानते हो तुम में और इसमें एक और वाज़िया फर्क क्या है? वो मोमिन है, सिर्फ नाम का नहीं बल्कि किरदार का भी। नमाज पढ़ता है वो शख्स, और तुम जब देखो अपने लिए जहन्नुम खरीदते रहते हो, हर वक्त कानों में लगाई हैंड फ्री से गाने सुनते रहते हो। अरे वो शख्स जब अजान होती है ना तो तमाम काम बलाए ताक रखकर सबसे पहले इस रब की बारगाह में सजदा रेज होता है जिसने हमें बनाया। और तुम, मेरे ख्याल से इतनी वजह काफी है। इतना बोलकर वो खुद को पुरसुकून करने लग गई। मैंने सुना था कि मर्द के मामले में औरत की छठी हिस्स बहुत तेज होती है, मगर तुमने गलत साबित कर दिया मुझे। आहिल ने वहाँ से जाने को कदम उठाए। इसके बारे में किसी को मत बताना प्लीज। सीमा की आवाज इसके कानों से टकराई। फिक्र मत करो, नहीं बताऊंगा, मुनाफिक नहीं हूँ मैं। एक तमांचा था जो सीमा के मुंह पर मारा था इसने, मगर सीमा समझती तब ना। सीमा तो इसी बात पर पुरसुकून थी कि आहिल किसी को कुछ नहीं बताने वाला। ओए होए हसीना, किधर चली? यूनी में मौजूद मंचलों में से एक ने सीटी मारते एक लड़की को छेड़ा जो घुटनों से थोड़ी नीचे जाती जीन्स के साथ टाइट शॉर्ट टॉप पहने वहां से गुजरी थी। ओए क्या बकवास कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की? दूसरे लड़के ने आकर इसका गिरेबान पकड़ा। अब ऐसा माल लेकर घूमेगा तो कौन काफिर आंखें फेरे? अपने साथी के हाथ पर हाथ मारते वो हंसा तो दूसरे लड़के ने इसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। इतना करना था कि इन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। वो दोनों आपस में अच्छा खासा गुत्थम गुत्था हो गए थे। मोमिन जो वहां से गुजर रहा था, इसने ये सब इग्नोर करना चाहा। जब इन दोनों में से एक लड़के ने दूसरे को धक्का दिया तो वो सीधा मोमिन में जा लगा। मोमिन का बैलेंस पल भर को खराब हुआ। इससे पहले कि मोमिन जमीन बोस होता, मिनहाज ने फौरन आगे बढ़कर इसे थाम लिया। इसी बीच मोमिन की गर्दन और कांधे पर बना टैटू मिनहाज की नजरों से गुजरा। आहिल जो सीमा के साथ हुई बहस के बाद वहां से गुजर रहा था, इसने भी गौर से मोमिन का टैटू देखा और लब अपने आप मुस्कुरा दिए। सर आप ठीक हैं? मिनहाज ने परेशानी से सवाल किया। यस, मोमिन ने एक सीधा जवाब दिया और खुद को कंपोज करता वहां से आगे बढ़ गया। अब तीसरा लेक्चर था जो कि मोमिन का था।
सीमा फ्रंट पर दरमियान की रो में बैठी थी, जबकि आहिल और मिनहाज एक साथ लास्ट पर थर्ड रो में बैठे थे। मोमिन की क्लास में दाखिल होकर सीमा को मुस्कुरा कर देखने से लेकर वक्फे वक्फे में दोनों की बात करती निगाहों तक कुछ भी आहिल से छुपा ना था, मगर वो भी खामोश बैठा सब देखता रहा मोहब्बत का कत्ल। बस अब इसका जनाजा उठना बाकी था। सो एनी क्वेश्चन क्लास? मोमिन ने क्लास के आखिर में पूछा। एक क्वेश्चन है सर। आहिल ने हाथ उठाया तो सीमा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। यस, मोमिन ने इजाजत दी। सर, क्या टैटू के साथ नमाज जायज है? आहिल के सवाल पर सबने हैरत से इसे देखा, जबकि मिनहाज इसका सवाल समझ चुका था। ये कैसा सवाल है? मोमिन ने नागवारी से पूछा। सर, सवाल तो सवाल है, क्या नमाज जायज है टैटू बनवाने के बाद? आहिल ने दोबारा से पूछा। नहीं, वो नमाज जायज नहीं होती। जवाब सीमा की तरफ से आया था। थैंक यू नूर। मोमिन की तरफ देखते नूर पर जोर डाले आहिल बोला। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिनहाज आहिल के साथ चलते बोला। क्या किया मैंने? आहिल ने सीध में चलते पूछा। वो उस्ताद हैं हमारे, तुम्हें इन्हें यूं इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। मिनहाज ने अपनी फितरत के हिसाब से नरम लहजे में जवाब दिया। तुम इस मामले से दूर रहो। दोस्त हो मेरे, इसका मतलब ये नहीं कि सर पर चढ़कर नाचने लगो और जिस काम के लिए यहाँ आए हो ना वही करो। इसे सर्द निगाहों से नवाजते आहिल तेज कदम उठाए वहाँ से निकल गया। अल्लाह अक्ल दे इस शख्स को, मिनहाज दुआया अंदाज में बोला। मोमिन और सीमा में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब तो स्टूडेंट्स भी उन्हें लेकर बातें करते थे, मगर सीमा को इन सब की परवाह नहीं थी। हाँ, एक चीज नहीं थी कि सीमा की क्लास में अब मिनहाज से बातचीत हो जाती थी, वो भी मिनहाज की खुश इखलाकी की वजह से। आजकल मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां अरूज पर थीं और ऐसे में कराची जैसे शहर तो मजीद गर्म हो जाता था। उन्हीं सियासी सरगर्मियों के मद्देनजर यूनिवर्सिटी में भी जोरों शोर से सियासी जलसे जुलूस की तैयारियां चल रही थीं। सब मनचले अपनी अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने के लिए पुरजोश थे। ऐसे में सीमा सबसे दूर कदरे खामोश मगर पुरसुकून गोशे में बैठी थी। उस दिन के बाद से जवाद ने इसकी शादी की बात नहीं की थी और सीमा भी मोमिन की मोहब्बत में सब कुछ भुला चुकी थी। सब कुछ का मतलब सब कुछ। सीमा जो खामोशी से फाइनल्स के नोट्स बनाने में मसरूफ थी, अचानक फायरिंग की आवाज पर गड़बड़ा गई। अपना सामान समेटते भागते हुए वो ग्राउंड की तरफ आई तो हर जगह कोहराम मचा हुआ था। तमाम स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। इतने में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया तो सीमा की आंखें जलने लगी। फायरिंग मुस्तकिल जारी थी, मगर सीमा की आंखों में अंधेरा छाने लगा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी आंखें और गला जलने लगा था। इतने में इसे दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नूर, 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 कहाँ हो तुम? मोमिन की आवाज इसके कानों से टकराई। मोमिन, सीमा ने इसे बुलाया। नूर, कहाँ हो तुम? मोमिन, मैं यहाँ। खांसते हुए इसने मोमिन को बुलाना चाहा। इसकी आंखों के गिर्द हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था और बहुत जल्द वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। नूर, मोमिन परेशान सा इसकी जानिब बढ़ा। इसने सीमा के चेहरे को थपथपाया मगर वो बेहोश हो चुकी थी। अचानक मोमिन के चेहरे पर खूबसूरत मगर पुरस्कार से मुस्कुराहट उभरी। आह बेचारी नूर, अफसोस मगर आज का दिन इस दुनिया को देखने का तुम्हारा आखिरी दिन था। से गुड बाय टू दिस लवली वर्ल्ड माय डियर फेक लव, क्योंकि परसों मैं तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर भेज दूंगा। मोमिन ने शैतानी हंसी हंसते इसे बाहों में उठाया और सबकी नजरों से छुपता छुपाता अपनी गाड़ी की जानिब ले गया। वे असर में दिवटते दो, बहुत मजा आने वाला है। सीमा के बेजान वजूद को गाड़ी में डालते वो उससे हड़बड़ाया और सीटी की मखसूस सी धुन बजाता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। डैड, ये कौन है? कमरे के वस्त में जहाजी साइज बेड पर लेटी होश से बेगाना सीमा को देखकर ईमान ने हैरत से मोमिन से पूछा, जो फिलहाल लैपटॉप पर मसरूफ था। सैक्रिफिसियो दी काबरा, कुर्बानी का बकरा। मोमिन ने बेजरर सा जवाब दिया तो ईमान कंधे उचकाए बाहर चल दिया। इसे क्या, जो मर्जी हो। मोमिन इस वक्त शहर कराची के हालात देख रहा था जो ऐसे हो चुके थे जैसे वो चाहता था। यूनिवर्सिटी में होने वाला झगड़ा अब तूल पा चुका था और बहुत सी जमायतें भी इस झगड़े को अपने अपने तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सुकून से हालात का जायजा लेकर इसने लैपटॉप बंद कर दिया था। हालात अगर अच्छे नहीं थे तो बुरे भी नहीं थे। अब वो सुकून से बेड पर लेटे इस वजूद को देख रहा था। एक शैतानी मुस्कुराहट फिर से इसके होंठों पर मचल गई। इसने अब घड़ी की तरफ देखा था जहां रात के 8 बज रहे थे। हर काम परफेक्ट इसके मुताबिक हो रहा था। जवाद, कुछ पता चला? परेशान सी हुमा जवाद को अंदर दाखिल होता देखकर दौड़ती हुई इसके पास पहुंचकर पूछने लगी। जवाद का सर नफी में हिला। यूनी में होने वाले झगड़े में बहुत से स्टूडेंट्स मरे थे और बहुत से स्टूडेंट्स लापता भी हो गए थे।
सीमा को हर जगह तलाश किया गया था मगर कुछ मालूम नहीं हो सका। जवाद के नफी में सर हिलाने पर हुमा मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। जवाद ने इसे थामा। फिक्र मत करो, ढूंढ लेंगे हम इसे। जवाद ने इसे उम्मीद दिलाई। हुमा की आंखों में मौजूद नाउमीदी से तकलीफ दे रही थी। दूसरी जानिब आहिल पूरी यूनी और इससे मुल्हक्का तमाम एरिया छान चुका था मगर सीमा के बारे में इसे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मोमिन की तरफ इसका ध्यान एक पल को भी नहीं गया था। मिनहाज ने भी आहिल का भरपूर साथ दिया था मगर लाहासिल। रात कटी, दिन का सवेरा चढ़ आया मगर सीमा का कुछ पता नहीं चल सका था। यूनी के इंतजामिया को एक लिस्ट तैयार करने को कहा था जिसमें इन तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स के नाम शामिल थे जो यूनी से गायब थे। इसके लिए यूनी ने मजीद एक दिन का वक्त मांगा था। आह कराह कर इसने आंखें खोली। इसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। इसने अपना सर हाथों से पकड़ लिया। 5 मिनट लगे थे इसे होश में आने के लिए और खुद को संभालने के लिए। नजरें घुमाए इर्द गिर्द का जायजा लिया तो आंखें फट से पूरी खुल गईं। ये इसका कमरा तो नहीं था। खौफ और डर इस पर हावी होने लगा। एक लम्हा लगाए बिना वो बेड से उठी और भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती दूसरी जानिब से दरवाजा खोले मोमिन अंदर दाखिल हुआ। आह, सीमा का सर इसके सीने से टकराया। तुम ठीक हो? मोमिन ने पूछा। आप और मैं यहाँ? सीमा ने लड़खड़ाती जुबान में पूरे कमरे पर नजरें दौड़ाए पूछा। आओ बैठो। मोमिन सोफे पर सुकून से बैठता बोला। सीमा भी बेड पर जा बैठी। तुम्हें याद है ना कि यूनी में कल क्या हुआ था? मोमिन ने पूछा तो सीमा का दिमाग कल पर अटक गया। कल? सीमा ने हैरत से पूछा। हाँ कल। तुम कल दोपहर से बेहोश थी। चाहता तो तुम्हारे घर छोड़ आता मगर इस वक्त हालात बहुत खराब थे। मेरे घर का रास्ता जिस तरफ है वहाँ हालात खराब नहीं थे। तुम्हारे एरिया की तरफ भी इलेक्शन को लेकर बहुत खून खराबा हुआ था इसीलिए अपने साथ ले आया। मोमिन ने जिंदगी में पहली बार इतनी लंबी गुफ्तगू की थी मगर ये भी इसकी मजबूरी थी। तो आप मुझे मेरा मोबाइल दे दे, मैं घर कॉल कर लूं। सीमा ने अपना मोबाइल मांगा। तुम्हारा मोबाइल मेरे पास नहीं है, शायद वहीं गिर गया था। हाँ मेरा मोबाइल लेकर कॉल करना चाहो तो कर लो। मोमिन ने अपना मोबाइल सीमा की तरफ बढ़ाया मगर वो जानता था कि सीमा को किसी का भी नंबर याद नहीं होगा इसीलिए पुरसुकून था। मुझे तो किसी का नंबर याद नहीं, वो परेशान लहजे में बोली। अब तो एक ही रास्ता बचता है, मोमिन धीमे लहजे में बोला। क्या? सीमा ने फौरन पूछा। तुम्हें एक आध दिन यहाँ रहना होगा। हालात अभी बेहतर नहीं हुए, मैंने न्यूज़ देखी है। तुम चाहो तो एक आध दिन यहाँ रह सकती हो। मोमिन अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करते बोला। सीमा ने जुबान लबों पर फेरकर कुछ पल सोच के नजर किए और फिर सर हाँ में हिला दिया। गुड, तुम ऐसा करो फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ। मोमिन की बात पर अमल करते वो वॉशरूम की जानिब बढ़ दी। ये केस खासा पेचीदा मालूम हो रहा है। आज फिर से डेड बॉडी मिली है और सेम टू सेम वही तरीका है मारने का। एएसपी कुर्सी पर घूमता सामने खड़े ऑफिसर को देखकर बोला। ऑफिसर, जिस जवान को केस दिया था इसका क्या बना? सर, इससे पहले कि वो कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाता यूनी में होने वाले सियासी झगड़े ने हालात मजीद पेचीदा कर दिए हैं सर। ऑफिसर बोला तो एएसपी ने सर इस बात में हिला दिया। क्या सोच रहे हैं सर? ऑफिसर इसे दूर खला को घूरते पाया तो पूछ बैठा। सोच रहा हूँ कि टीवी ड्रामा और नॉवेल्स में पाए जाने वाले पुलिस ऑफिसर्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं ना कि एक ही हफ्ते में केस सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ देखो, साल होने को आ गया है मगर एक सुराग मिला, वो भी किसी काम का नहीं। खैर छोड़ो ये सब और इस ऑफिसर को हमारे स्पेशल मीटिंग रूम में बुलाओ, जरा मैं भी तो मिलूं इस ऑफिसर से। एएसपी की बात पर ऑफिसर सर हिलाता इजाजत लिए वहां से रवाना हो गया। ये लो पियो और संभालो खुद को। नेहाद ने जवाद और शहीर के आगे चाय रखी। जैन भी वहीं मौजूद था। वो दोनों इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे थे नेहाद और जैन समझ सकते थे। अगर मामला जवाद की बहन का था तो शहीर की इज्जत का भी था। कैसे संभालूं खुद को, बताओ मुझे। सीमा का कल से कोई अता पता नहीं है और हुमा, इसकी हालत बहुत खराब है। जवाद बोला मगर शहीर का सारा ध्यान सीमा की जानिब था। वो दिल से इस रिश्ते को कबूल कर चुका था, हुमा को भूल चुका था। ये नहीं था कि इसे हुमा से मोहब्बत नहीं थी मगर वो सीमा के साथ बेवफाई नहीं कर सकता था। इन सबको बातें करता छोड़कर वो वहां से बाहर निकल गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए एक कदरे सुनसान जगह पर आ गया था। गाड़ी से निकलकर वो बाहर निकला और बोनट पर जाकर बैठ गया। इसे वहां बैठे 2 घंटे गुजर चुके थे। तो गमे आशिकी ने तुम्हें दोबारा मजनू बना दिया, एक तंजी आवाज इसके कानों से टकराई। ऐसी सिचुएशन में भी शहीर के लब मुस्कुरा दिए। कैसे हो? शहीर ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा पहले था, सामने वाले ने जवाब दिया।
यानी साइको? शहीर ने हंसकर पूछा तो आहिल कार की बोनट पर जंप मारता बैठ गया। ज्यादा फ्री मत हो, बालों की पोनी को टाइट करते वो बोला। तुम नहीं फ्री हो रहे अपने बड़े भाई के दोस्त से, तुम कहकर बात करते हो। शहीर ने इसके कंधे पर एक धप लगाई। मिली फिर वो? आहिल ने सीमा के हवाले से पूछा। नहीं, शहीर का सर नफी में हिला। तो अच्छा है ना, आहिल मजे से कंधे उचकाए बोला। आहिल, शहीर ने तंबीह की। अरे यार ठीक तो कह रहा हूँ, देख तुझे, तू हुमा से मोहब्बत करता है ना, तो अब इसकी बहन जो तेरे एक जज्बाती फैसले से तेरे सर पर पड़ गई वो अब मंजर से गायब है। तो ऐसा कर जवाद को कश्मीर भिजवा कर शहीद करवा दे और तू हुमा से शादी कर ले। आहिल के आइडिया पर शहीर ने इसे एक जबरदस्त घूरी से नवाजा। क्या सही तो कह रहा हूँ? तू नहीं करता मोहब्बत हुमा से? नहीं करता, पहले करता था मगर अब नहीं, ये देख रहे हो। अपने हाथ में पहनी मंगनी की अंगूठी से दिखाते वो बोला। जिस दिन ये पहनी थी ना, उसी दिन हुमा और इसकी मोहब्बत को दिल से निकाल फेंका था। सीमा से मंगनी इसलिए नहीं की क्योंकि वो हुमा की बहन है, बल्कि इसलिए की क्योंकि वो इज्जतदार घराने की लड़की है। एक ऐसी लड़की जिसका नाम एक बार किसी से जुड़ जाए तो वो पूरी जिंदगी इसी के नाम पर गुजार देगी। बहुत वफापरस्त होती है ऐसे खानदान की लड़कियाँ। यकीन मानो आहिल, एक मर्द औरत से वफा के अलावा कुछ नहीं मांगता, मोहब्बत भी नहीं। जैसे औरत को मोहब्बत की बजाय मर्द से वफा और इज्जत चाहिए होती है, वैसे ही मर्द भी मोहब्बत की जगह इज्जत और वफा मांगता है। सीमा एक अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है कि हम एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। शहीर की बात पर सीमा के लिए आहिल की नफरत मजीद बढ़ गई। इसने गौर से शहीर को देखा। काश सीमा वैसी होती जैसी शहीर समझता था, मगर सीमा एक तरफ शहीर था जिसने नए रिश्ते के आगाज के लिए अपनी मोहब्बत को दफना दिया, और दूसरी तरफ वो कमअकल लड़की जिसने अपनों की इज्जत का मान भी नहीं रखा। शहीर आहिल के भाई जरार का दोस्त था जिसने इंटर के बाद आर्मी ज्वाइन की थी। आहिल की शहीर से अच्छी खासी दोस्ती थी, हालांकि दोनों की उम्र में अच्छा खासा फर्क था। आहिल ने जब यूनी ज्वाइन की तो सीमा के बारे में कुछ नहीं जानता था, और फिर शहीर के एंगेजमेंट पर भी वो नहीं गया था, इसीलिए इसे सीमा के हवाले से नहीं मालूम था। मगर जब पता चला तो इसने खुद सीमा से फासला कायम कर लिया था। मगर जब सीमा को मोमिन के नजदीक देखा तो वो खुद पर काबू नहीं रख सका था। वो कल से गायब है, 24 घंटे कम नहीं होते। अगर कुछ हो गया हुआ इसके साथ तो आहिल ने शहीर को आखिरी बार जांचना चाहा। तो से क्या मुराद आहिल? सीमा अब मेरी इज्जत है, और इसके साथ अगर कुछ बुरा हो और इसकी वजह से मैं इसे छोड़ दूं तो लानत है मेरी मर्दानगी पर। मुझे सिर्फ एक चीज से नफरत है, और वो है धोखा, झूठ और कुछ नहीं। शहीद दो टोक लहजे में बोला। और ये वो वक्त था जब आहिल के दिल से सीमा उतर चुकी थी, गिर चुकी थी इसकी नजरों में वो। आपके घर में कौन कौन होता है? नाश्ता करते सीमा ने इर्द गिर्द देखते सवाल किया। सिर्फ मैं, मोमिन मसरूफ सा बोला। वो सीमा के उठने से पहले ही ईमान को स्पेन भेज चुका था। ओह, सीमा को हल्का सा डर महसूस हुआ। वो घर जाना है मुझे। सीमा ने नजरें नीची किए जवाब दिया। इसे अब यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा था। बताया तो है कि हालात ठीक नहीं है, बस कल का इंतजार कर लो फिर सब ठीक हो जाएगा। इसके हाथ पर हाथ रखे मोमिन अपनायत से बोला तो सीमा भी इसके शहर में जकड़ी सरहा में हिला गई। आप कहाँ जा रहे हैं? इसे उठता देखकर सीमा ने फौरन पूछा। रूम में जा रहा हूँ। क्या तुम तब तक ये बर्तन धो दोगी? मोमिन के पूछने पर सीमा ने जल्दी से सर इस बात में हिलाया और बर्तन समेटते किचन की जानिब बढ़ी। नूर, मोमिन ने इसे पुकारा। जी? इसने फौरन घूमकर पूछा। मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारे जाने का कोई रास्ता क्लियर हुआ है कि नहीं। ओके? मोमिन ने नहायत नरम लहजे में बात की। ओके, सीमा ने फौरन सर इस बात में हिला दिया। अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा। सीमा ने फौरन इसके पीछे से बोला। एल तिएम्पो दियारा क्वेन नेसेसिटा अटेंसियन। ये तो वक्त बताएगा कि किसको ध्यान रखने की जरूरत है। सीमा की बात पर वो शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराया और सीटी की धुन बजाते वहां से चला गया। आज 14वीं की रात थी। सीमा के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल सका था। यूनी की तरफ से लिस्ट पुलिस को दे दी गई थी। लिस्ट में मोमिन और सीमा का नाम भी मौजूद था। लिस्ट की एक कॉपी आहिल ने हैकर सिस्टम की बदौलत हासिल कर ली थी, मगर जब इसने सीमा के साथ साथ मोमिन का नाम भी देखा तो आहिल को अब अपना शक यकीन में बदलता महसूस हो रहा था। इसे यकीन था कि सीमा मोमिन के पास ही है।